झारखंड फ्री हिट का ये है पहला भाग, यानी झारखंड फ्री हिट स्टार्ट हो चुका है और आप सभी का मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। नमस्कार, जोहार। तो ये झारखंड फ्री हिट का पहला भाग है, इसको अच्छे से देखना है। इस फ्री हिट की खासियत क्या होगी, यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा, बैठिएगा, आराम से नोट भी कर लीजिएगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि वीडियो के अंत तक आपकी बहुत सारे जो कंटेंट होंगे वो आपके दिमाग में डाल दूं, ठीक है। तो कॉपी पेन भी ले लीजिए, जहां जरूरत हो नोट्स बनाते रहिएगा, करते रहिएगा। बहुत ही छटे हुए उम्दा टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, है ना, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो दरोगा हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही उपयोगी, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। पहला पॉइंट है, किस नागवंशी राजा की राजधानी खुखरा थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम्स में, आपको बताने किस नागवंशी राजा की राजधानी खुखरा थी। अब देखिए यहां पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नागवंशी राजा की राजधानी खुखरा थी। तो देखिए यहां पे ऑप्शन भी मैं दे दूंगा, 4 ऑप्शंस भी इसी में से आंसर होंगे, तो आपको बताने हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भीमकर्ण। आप लोग आराम से नोट भी बनाते रहिएगा, सुनते रहिएगा, मुझे आपको याद हो जाएगा भीमकर्ण। और भीमकर्ण ये ऐसे शासक है जिनका कार्यकाल चलता है लगभग 1095 ईस्वी, 1095 ईस्वी से लेकर 1184 ईस्वी तक इनका लगभग कार्यकाल रहता है, 1184 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने राजधानी परिवर्तित किया था, इन्होंने राजधानी बदला था, यानी पहले राजधानी कुछ और हुआ करती थी। समझिए, मैं समझा देता हूं। जो यहां नागवंशी राजा है, नागवंशी राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय साहब ने अपनी राजधानी बनाई थी सुतियाम्बे। कहां बनाया था? सुतियाम्बे। याद रखिएगा, कहां बनाया था? सुतियाम्बे। जो प्रताप राय साहब हैं वो कौन सा बनाए थे? तो ये बनाए थे चुटिया। राजधानी क्या थी इनकी? चुटिया। इसी राजधानी को भीमकर्ण साहब आते हैं, बोलते कि बदलो, हटाओ इसको। तो भीमकर्ण ने रखा था इसके राजधानी खुखरा। कौन सा रखा? खुखरा। और फिर जो आप बाद में शासक आए, ये याद रखिएगा, नंबर से राजा नहीं है। 1 2 3 4 मैंने सीरियली लिखा है, केवल ऐसे ही नंबर से, मतलब पहला राजा दूसरा राजा ऐसा नहीं है, है ना। दुर्जन शाह का था डोईसा। डोईसा राजधानी था, डोईसा, या कह सकते हैं दोईसा। तो डोईसा या दोईसा इनकी राजधानी थी। अब समझिए इन्होंने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था। तो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। वो की थी राजधानी परिवर्तन कब किया? तो 1122 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या किए थे? राजधानी परिवर्तित किए थे। राजधानी पहले कहां थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझना है। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? चुटिया। अब चुटिया को इन्होंने भीमकर्ण साहब आया और बोले कि खुखरा हम कर देंगे। 1122 ईस्वी में इन्होंने किया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपसे फिर पूछेगा कि नागवंशी जो साम्राज्य था या नागवंशी राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सुतियाम्बे। यही नागवंशी शासक हैं, यही नागवंशी शासक के जो प्राचीन काल से झारखंड में आपके जो राज्य करते आ रहे थे, है ना। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक। एक चीज और कि सब जगह लिखा हुआ राय राय, जैसे फनी मुकुट राय, प्रताप राय, तो इन्होंने भीमकर्ण की उपाधि, भीम राय होना चाहिए था, कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि, कर्ण उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा थे। कर्ण उपाधि धारण करने वाले फर्स्ट राजा थे, है ना। फर्स्ट राजा कह सकते हैं आप या शासक कह सकते हैं। अब ये कर्ण उपाधि कहां से संबंधित है? तो एक है कलचुरी वंश, कलचुरी राजवंश, है ना। तो कलचुरी राजवंश से संबंधित है ये। कलचुरी राजवंश के जो नरेश हुआ करते थे यानी राजा, वो उपाधि धारण करते थे कर्ण, और वहीं से संबंधित आपके भीमकर्ण। तो भीम साहब ने अपना राय बदल के कर्ण कर लिया था उपाधि। ये भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? आदिम जनजातियां। तो आदिम जनजाति बता दीजिए कितनी है। सबको पता होगा आदिम जनजातियां टोटल 8, लेकिन 8 कौन कौन है? असुर, परहिया, सबर, असुर, परहिया, सबर, कोरबा, असुर, परहिया, सबर, कोरबा, 4 हो गए। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर और ब्रिजिया, ये हो गए 8। मैं लिख देता हूं एक बार, 8 जनजातियां हैं आदिम। एक बार यहां पे मैं लिख देता हूं असुर, परहिया,
सबर, सबर को हिलखड़िया भी कहते हैं, याद रखिएगा। सबर, कोरबा है ना, कोरबा माफ कीजिएगा थोड़ा खांसी बढ़ गई है आजकल। माल पहाड़िया, पहाड़िया में दो याद रखिएगा, दो ही पहाड़िया है, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। तो माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, है ना। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और बिरहोर, बीबी याद रखिएगा, है ना, बीबी लास्ट में बीबी। तो बिरहोर और बिरजिया, बिरजिया, ठीक है, बिरहोर और बिरजिया, बीबी, बी बी। पहाड़ी दो गो, पहाड़ी दो, बीबी दो, बीबी दो अक्षर है, पहाड़ी दो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। तो आपको याद कितने करने, 4। असुर परहिया कोरबा, असुर परहिया कोरबा, सबर, बस असुर परहिया, असुर परहिया सबर रखो, कोरा कोरबा, ऐसे करके याद कर लीजिए। वन दुर्गा मंदिर झारखंड के किस जिले में है, यह पॉइंट आप बताइए। बहुत ही सुपर और शानदार क्वेश्चन है। वन दुर्गा मंदिर आपसे पूछा गया है, यह आपको बताना है किस राज्य में, किस जिले में, माफ कीजिएगा। वन दुर्गा मंदिर बताइए फटाफट, मुझे कमेंट करिए, है ना। वन दुर्गा मंदिर, अब यहां कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कमेंट करेंगे मुझे पता है, और कुछ को नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए तैयारी जम के कीजिए, मैं बोलता हूं एकदम खुल के बढ़िया से तैयारी बिंदास रूप से कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। तो यह है रामगढ़ जिले में। आप कहिएगा सर रामगढ़ जिले में कैसे आ गया, तो रामगढ़ जिले में, अरे इसी को वन दुर्गा मंदिर को ही कहते हैं हम छिन्नमस्तिका मंदिर, छिन्नमस्तिका, मस्तिका मंदिर, क्या कहते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर भैया ये कामाख्या मंदिर से प्रभावित है। कामाख्या, कामाख्या कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर है आपका आसाम। आसाम कहाँ है, तो भारत का उधर कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं 7 जिले, ठीक है, उसी में एक आपका असम हो गया। तो कामाख्या मंदिर जो असम है उसके डिजाइन को ध्यान में रखते हुए फिर हमारे यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, काली माता का सिर धड़ से अलग किया हुआ है, काली माता का। तो पूछेगा किस भगवान की मूर्ति है, तो बोलिएगा काली मैया का मूर्ति है। रामगढ़ में याद रखिएगा 2 नदियों के संगम पर है ये। तो एक तो है दामोदर, दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी, दामोदर प्लस में लिख देता हूं, या आप ऐसे भी कर लीजिएगा दामोदर। और भेड़ा नदी, भेड़ा या भैरवी कह सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है, भैरवी नदी। और ये एक क्या है मंदिर, तंत्रिका पीठ है, तंत्रिका पीठ, तंत्रिका पीठ, ये एक मतलब तंत्रिका पीठ है, माना जाता है 51 शक्ति पीठ जो है पूरे भारत में, 51 शक्ति पीठ, उसमें से एक है ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर। और छिन्नमस्तिका मंदिर को मतलब संरक्षण दिया था रामगढ़ नरेश ने। संरक्षण इसको किसका प्राप्त था, है ना, संरक्षण मिला था रामगढ़ नरेश के थ्रू, रामगढ़ नरेश, है ना, रामगढ़ नरेश। तो इतनी बातें आपको यहां से याद रखनी है। दामोदर नदी की बात करूं तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी, झारखंड की सबसे बड़ी, झारखंड की सबसे चौड़ी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। इसको हम देव नदी भी कहते हैं, इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। और इसी दामोदर नदी पर आपका है डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 यानी 1948 में हुई थी। भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यही है, डीवीसी, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार शानदार पॉइंट, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। बहुत शानदार तरीके से इसको आप, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। अगर आपके जीएस में लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो यहां से मतलब कार्यपालिका से तो क्वेश्चन बनता ही है, राज्य कार्यपालिका से कंफर्म बनता है। तो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार पीसीएस और आयोगों ने, जेएसएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। सबसे पहले आप समझा देता हूं मैं, सरकार जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार के अंग होते हैं 3 कौन कौन होते हैं यहां पे देख लीजिएगा। आपसे पूछा है कार्यपालिका ना, तो पहला होगा विधायिका, है ना, विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब तीनों का काम मैं बता देता हूं। न्यायपालिका, तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कानून को बनाना, विधायिका का काम है कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है बने हुए कानून को लागू कराना या उस पर चलना, उसको फॉलो करना। और न्यायपालिका का 2 काम है, एक तो है न्याय देना यानी जस्टिस, नहीं बोलते हैं जस्टिस, तो न्यायपालिका में जाते हैं यानी कोर्ट में जाते हैं आप। और दूसरा है दंड देना। पुलिस कभी भी दंड नहीं देती है, याद रखिएगा। पुलिस का काम केवल प्रशासन को दुरुस्त रखना होता है, पुलिस कभी भी दंड नहीं देती है। अब कहिएगा सर पुलिस तो मारती है, टॉर्चर करती है, नहीं, वो एक तरह से आपसे उगलवाने के लिए सच क्या है वो एक तरह का मतलब उनका दिया हुआ है, लीगली राइट है, वो करते हैं। और वो सबके साथ नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा।
लेकिन विधायिका क्या है, कानून को बनाती है। जैसे हमारे जो एमपी और एमएलएज हैं वो क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं, और जितने भी सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब कार्यपालिका के अंग हैं। जैसे आपकी नौकरी होगी जेपीएससी, जेएसएससी, दरोगा, पुलिस, कुछ भी बनिएगा तो पूछेगा कि सरकार के अंग ही तो हैं आप, किस में आते हैं, तीनों अंग में। तो आप तो ना तो न्यायपालिका तो है नहीं, आप विधायिका भी नहीं, कानून को तो आप बनाएंगे नहीं, तो बने हुए कानून को लागू कराते हैं या उसको दुरुस्त रखते हैं, उसी पे चलते हैं, यानी आप कार्यपालिका के अंग माने जाएंगे। अब यहां पे सवाल पूछा है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख यानी रियल। अब देखिए दो तरह की बातें होती है, एक होता है कि फॉर्मेलिटी और एक होता है रियल। अब इसको समझ लीजिए, तो मैं इसका आंसर हालांकि बता देता हूं। इसका वास्तविक जो प्रमुख होगा वो होगा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। अब समझिए चीफ मिनिस्टर, अब इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक फिगर के थ्रू समझा देता हूं। देखिए इधर है आपके गवर्नर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर का मतलब राज्यपाल। इधर है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, इधर कौन है, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद भी कौन होते हैं मैं समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, और बीच में मैं एक पुलिया बना देता हूं, पुलिया है ना, ये है पुल, ये पुल है, 4 लेन 5 लेन जो भी करना है, इस पुल पे बैठे हैं सीएम साहब, यानी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेंगे, सीएम साहब। तो कह सकता है कि राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम यानी जोड़ने का काम यानी सेतु का काम कौन करता है, तो बोलेंगे सीएम करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं। इसको बस यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा तरीका से मैं बता रहा हूं। आपके घर की बात ले लीजिए। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले समझ लीजिए, पहले उसको समझा देता हूं। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। कभी बढ़िया से पॉलिटी मेरा वीडियो देखिएगा, बना हुआ है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। मंत्री के 3 भेद, यानी मंत्री 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो विभाग के हेड होते हैं, जैसे मैं कह दूं ये मंत्री स्वच्छता मंत्री, शिक्षा मंत्री, अपने अपने विभाग के हेड हैं, ठीक है। तो मंत्री, उसी से मंत्रिपरिषद में सब कुछ आता है। आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद में आते हैं। इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, सीएम होगा, ठीक है। वो बातें तब आपको समझ में आएंगी जब पूरा मैं विस्तार से इसको तोड़ूंगा। खैर, गवर्नर को समझ लीजिए कि आपके घर में जो दादाजी हैं, दादाजी, अब मैं ये बात बता रहा हूं, लगभग आप 19वीं सदी में चले जाइए, 1980-70 के दशक वाले टाइम में चले, तब। आज के टाइम में ये इंप्लीमेंट शायद ना हो पाए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग बदल चुके हैं, भौतिकवादी दुनिया में चले गए हैं, अब लोगों का रिस्पेक्ट बहुत कम होने लगा है। खैर, तो दादाजी, ये गवर्नर समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए आप पापा जी, ठीक है, और इसको समझ लीजिए या तो इनका भाई कह लें, मतलब दादा का, पापा का भाई कह लीजिए, या पुत्र कह दीजिए, जो भी है, ठीक है, भाई या पुत्र। अब समझिए, दादा एक तरफ, सीएम बराबर पापा, और मंत्रिपरिषद बराबर भाई या पुत्र। अब बताइए, दादा के एक ही बेटा हो कोई जरूरी नहीं है, 10 को बेटा हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल फॉर लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी एक एग्जाम्पल, जिनके 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे हों, है ना। तो एक तो बन जाएगा हेड, जो हेड होगा उसको बना देंगे दादा सीएम। चलो भाई, सीएम की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर ही करते हैं, ठीक है। मेन इसमें पावर आप बता दीजिए किसके पास है, मेन पावर जो मतलब संवैधानिक रूप से हो, मतलब जिस पर कानून भी सहमति देता हो। बेटा कहेगा कि हमको बुलेट लेना है, पापा से पैसा मांगेंगे, पापा के पास का फर रहा है, पापा बोलेंगे दादाजी को, देखिए ना आपका नतिया चाहे मेरा भाईवन जो है ना वो बुलेट लेने के लिए कह रहा है, दादाजी बुलेट हटाओ, इसको खर्च करो। तो दादाजी ही प्रॉपर मालिक हैं। मान लीजिए इस पापा या इस भाई की बेटा या बेटी की शादी करनी है, पापा बोले ठीक है शादी करनी है, दादाजी बोलेंगे नहीं, जमीन कैसे बेच दोगे, मेरे बिना परमिशन साइन, बिना बगैर साइन के कैसे बेच दोगे, इनके साइन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरह से देखें संवैधानिक रूप में, अगर संवैधानिक रूप में देखें तो ये हेड है, यानी राज्य कार्यपालिका का प्रमुख है। मैं वास्तविक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, दादाजी। घर का प्रमुख कौन है, दादाजी। लेकिन घर का वास्तविक प्रमुख, इसमें अंतर है। और घर का संवैधानिक प्रमुख कौन है, दादाजी। लेकिन घर में वास्तविक नाम और वास्तविक काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहे हैं पापा जी। कहिए कैसे। दादाजी खटिया पकड़े हुए बेचारे, 80 साल 85 साल उम्र हो रखी है। अब दादाजी खटिया पकड़े हैं, पापा जी को सब काम करना है दौड़ धूप के, क्योंकि पापा जी तो यंग है। पापा जी और इनका भाई और बेटा साथ में मिलकर सब काम करता है। ठीक वही स्थिति स्टेट की होती है। तो अब बताइए रियल हीरो कौन है, घर का रियल हीरो तो पापा जी हो गए, सब काम उनको दौड़ धूप के। बेटी के बियाह करने जाएंगे तो देखेंगे कौन, ये जाएंगे। बेटी के शादी के समय या फिर कोई भी काम हो प्रॉपर्टी से संबंधित, कहीं जाना आना, ये करेंगे क्योंकि ये थक चुके हैं, बैठे हुए हैं। तो ठीक है, वो समझ लीजिएगा। तो यहां पे राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, सीएम होंगे।
याद हो गया। सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सीएम की नियुक्ति याद रखिएगा, सीएम का निर्वाचन यानी इलेक्शन नहीं होता है, सीएम का इलेक्शन नहीं होता है, विधायक का इलेक्शन होता है। जैसे हमारे झारखंड में 81 विधायक है ना, 81 एमएलए। अब कहिएगा सर एमएलए क्या होता है? तो देखिए एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा, ऑफ माने का और मेंबर माने सदस्य, विधानसभा का सदस्य को बोलते हैं एमएलए। यानी आपके क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं 81 सब एमएलए हैं। उसी में एक हमारे चीफ मिनिस्टर निकलेंगे जो बहुमत साबित करेंगे, माने 81 में 50% प्लस 1 जिसके पास सीट होगा वही दावेदारी करेगा सीएम का, तो वही सीएम बनते हैं। खैर इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कि अमर सेनानी शेख भिखारी। अमर सेनानी शेख भिखारी, देखिए शेख भिखारी बहुत ही इंपॉर्टेंट। झारखंड में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के धूल चटा दिए थे, अंग्रेजों के छक्का छुड़ा दिए थे। इनका जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। ओरमांझी में हुआ था। ओरमांझी आपका रांची में है, ओरमांझी में है ना। ओरमांझी में एक आपका गांव है ना, गांव का नाम मुझे भी दिमाग में नहीं है, मैं बता देता हूं, है ना। गांव का नाम इनका है खुदिया, हाँ माफ कीजिएगा खुदिया। हुआ क्या है कि जैसे नागपुरी बुक जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और ही गांव दिया हुआ है, कभी कभी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। दो नागपुरी जो बुक पढ़िएगा उसमें कुछ दूसरा ही है। तो ओरमांझी के खुदिया गाँव में हुआ था, खुदिया गांव में हुआ था इनका जन्म। और 1819 याद रखिएगा। ओरमांझी कहाँ है? तो ये रांची है, रांची कर लीजिएगा, रांची में जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में ये रामगढ़ सिंहभूम वाले इलाके में और उधर कुछ हजारीबाग वाले इलाके में जम के उत्पात मचाया था। रांची वांची रामगढ़ को सैनिक छावनी जो था उसको अपने सैनिक छावनी में तब्दील कर लिया था शेख भिखारी। बहुत ही एक्सपर्ट थे तलवार चलाने में, तलवार चलाने में एकदम कुशलबाज थे। और मैं आपको बता देता हूं तलवार चलाने में एक व्यक्ति का हिस्ट्री में नाम मत भूलिएगा। बाबर जब आया था भारत, है ना, बाबर ने आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी यहाँ पे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जब करी थी उसके पहले एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, है ना। 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध में एक तरफ सेना थी बाबर की और एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की, अंतिम जो अफगान शासक था। अब इब्राहिम लोदी की सेना बड़का सी है और ये बाबर की सेना थोड़ी उससे कम थी, लेकिन बाबर के पास प्लस पॉइंट क्या थे कि यहीं के लोगों ने, देखिए जब जब बाहरी आक्रमणकारी आए और अटैक किए, यहीं के लोगों ने उनको बुलाया। राणा सांगा भी उनको बुलाए थे, है ना। और आपका इब्राहिम लोदी का कोई चाचा था वो भी निमंत्रण दिया था कि आओ भाई यहाँ हम लोग का मदद करो। क्षेत्रीय राजवंश लोग लड़ते रहते थे आपस में, तो बाहरी को बुला दिए। आपने इसको यूं समझ लीजिए जैसे कोई दो भाई आजकल लड़ते हैं नक्सली वाले एरिया में, देखिएगा जैसे लातेहार लोहरदगा गुमला साइड में। आज के 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, दो भाइयों में लड़ाई हुई, जम के लड़ाई हुई, देख लेंगे तुमको, हाँ देख लेंगे तुमको, पैसा तो है नहीं कि कोर्ट केस करेंगे। चल गया रात में नक्सली को लेने, नक्सली को बोला देखो मेरा भाई ये है, फोटो ये है, और ऐसे से करता था। अब नक्सली उधर से आया, जम के पीटा उसको, भाई को पहले पूछता था, जम के पीटा। वही नक्सली एक दिन इसको भी पीटेगा। तो कहने का मतलब घर का भेदी लंका ढाए, तो लंका ढहाने में आपका भी तो घर जलेगा। तो यहां बाहरी आक्रमणकारी जब जब आए, यहां अंदर के लोगों ने उनको निमंत्रण दिया था, राणा सांगा भी निमंत्रण दिए थे। तो 1526 का युद्ध खत्म हुआ। बाबर 4 युद्ध यहां लड़ता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं यहां पे समझा भी देता हूं। अब इसको यूं मत कहिए सर कहां भारत पढ़ाने लगे, लिंक करके पढ़िए। पान खो चल घर, पान खो चल घर, मूजो, पान खो चल घर मूजो। पान मतलब पानीपत का युद्ध, ये हुआ था 1526, पानीपत का युद्ध 1526, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, है ना। खो माने खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चल मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, ठीक है। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और बाबर आराम से बेचारे मर गए 1530 में। ये क्रमवार हुआ था। उसके बाद बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वो गद्दी पर बैठा था। तो पान खोज चल घर, पहला तो पानीपत का युद्ध में इतना जम के मारा पीटी हुआ था, इधर उधर से जैसे ही इब्राहिम लोदी बोला आक्रमण, इधर से पानीपत के युद्ध में जैसे ही बाबर बोला आक्रमण, तो उधर से पूरा तलवार गड़ासा भाला लेके सब कूद रहा है, इधर से किधर इब्राहिम लोदी की तरफ से और बाबर की तरफ से। एक बार तोप दबाए तो लल्लू मल्लू कल्लू सब उड़ रहे हैं और उड़ के विस्फोट में गायब। तो ये जीत गया। कौन जीत गया?
बाबर, और जीता था तो काबुल में एक एक चांदी का सिक्का बेचारा बंटवा दिया था। अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। अब देखिए बाबर का जो सैनिक था वो 1500 ईस्वी 1 ईस्वी से ही लड़ते उधर से आ रहा था, अफगान उधर आपका ये काबुल से लड़ते आ रहा था। अब बेचारा थक गया था, सेना कितना दिन लड़ेगा। आप अगर लगातार 4 साल 5 साल लगातार पढ़ रहे हैं तो बीच में थकावट हो जाती है ना, जॉब नहीं लग रहे तो नहीं बोलते हैं डिप्रेशन में आ गए हैं सर, थकावट, थक गया था पूरा सेना। अब लो, अब खानवा का युद्ध किससे होना था? राणा सांगा से। बाबर चारों युद्ध में विजयी हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जैसे ही हुआ बाबर का सैनिक बोला ना 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 नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेगा भाई? उसका कारण है राणा सांगा से कौन युद्ध करेगा? काहे राणा सांगा से युद्ध नहीं करेगा? और गाजर मुनि की तरह खच 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 तलवार चलाने में एकदम एक्सपर्ट था। तो हिस्ट्री से सीखिए, तलवार चलाने में राणा सांगा इतना एक्सपर्ट था कि बाबर के सैनिक जिसके पास तोप था वो डर रही थी। बाबर बोला कि अरे तो युद्ध करके यहाँ हम सिक्कों बांट दिए चांदी का, सब मेरा दंड करा देगा ये लोग। तब उसने जिहाद का नारा दिया था, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बना लो। तब इसको मोटिवेट किया सैनिकों को, तब जाके युद्ध हुआ और वो भी राणा सांगा से युद्ध जीतना एक संजोग माना जाता है बाबर का। खैर, तो एक ये भी थे शेख भिखारी, तलवार चलाने में इतने कुशलबाज थे कि अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। रामगढ़ जो सैनिक छावनी हुआ करता था अंग्रेजों का, सबको मार के भगा दिया, भग यहां से भग, सबको भगा दिए। और सबको भगाने के बाद यहां रामगढ़ छावनी पर आधिपत्य किया और फिर नीचे वाले इलाका में जो सिंहभूम है ना उधर पूरा कब्जा किए, रांची साइड में चले गए। मतलब तांडव मचा के रखे थे। इनके साथ और भी लोग थे, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1819 और मांझी रांची खुदिया गांव। अब इतना जब तांडव मचाइएगा तो अंग्रेज विलियम ऑक्स इस पकड़वाया, विलियम ऑक्स के आदेश पर इनको फांसी हुआ था। अब ये पकड़ा गए बेचारे पकड़ा के आए सॉरी, थोड़ा खांसी बढ़ गया है आजकल मेरा। 6 जनवरी 1858 को पकड़ा गई, ये पकड़ा गए बेचारे शेख भिखारी। 7 जनवरी देखिए कितना फास्ट कार्रवाई हुआ, बोला कि अरे इसको जल्दी फांसी दो, जल्दी सजा दो, नहीं तो फिर उधर तांडव मचा देगा। 7 जनवरी को इनको फांसी की सजा हुई और 8 जनवरी 1858 को बेचारे को चुटुपाली घाटी में, चुटुपालू घाटी याद रखिएगा, चुटुपाली घाटी में रांची में इनको बेचारे को फांसी दे दिया गया विलियम ऑक्स के कहने पर। ये बातें आप याद रखिएगा, है ना। और आज जो ये स्थल है टोंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, टोंगरी फांसी, ठीक। तो इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब आते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूं, है ना। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मुझे लिखने का जगह और भी बन जाए, है ना। तो मैं यहां से इसको थोड़ा मिटाने दीजिए। अब देखिए अगला जो पॉइंट आपका कहता है ना, अगला जो पॉइंट आपका कहता है वो ये है कि झारखंड हाई कोर्ट देश का कैवा हाई कोर्ट है, ये आपसे पूछा गया है। कैवा हाई कोर्ट है, ये आपको बताने हैं। तो यहां पे मैं ऊपर में थोड़ा लिख देता हूं, है ना। झारखंड हाई कोर्ट देश का कैवा हाई कोर्ट है। नंबरिंग आपको करना है तो आप सब कह दीजिएगा फटाक से कि सर इधर रहो, सर ये झारखंड जो हाई कोर्ट है देश का, यहां से मैं यहां ले जाता हूं ना, यहाँ देश का 21वां उच्च न्यायालय है। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब इस हाईकोर्ट में वर्तमान टाइम में जजों की संख्या कितनी है? तो 19 + 1, 19 तो अन्य न्यायाधीश हैं और 1 है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? मुख्य न्यायाधीश है ना डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान टाइम में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है डॉक्टर रवि रंजन। पहला अगर पूछेगा कि प्रथम कौन है मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो बोलिएगा डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता ये है। अब एक सवाल आता है कि सर 19 + 1 अभी वर्तमान टाइम में 5 अभी घट रहे हैं इसमें, हालांकि अब आता है कि यहाँ पे डॉक्टर रवि रंजन हो गए मुख्य न्यायाधीश वर्तमान टाइम में और प्रथम थे डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, ठीक। झारखंड हाईकोर्ट कहाँ है? तो रांची में है। चलिए ये बातें तो हो गई। अब आता है कि टोटल हाईकोर्ट की संख्या। एक बात और, हाईकोर्ट का स्थापना किस आर्टिकल के तहत होता है? बोलता है कि एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, आर्टिकल 214। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूरा बात पूरा सुन लीजिएगा। आर्टिकल 214 कहता है कि एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, एक हाईकोर्ट की स्थापना होगी, मतलब एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन इसी का खंडन करता है आर्टिकल 231 ये कहता है आर्टिकल 231 की ना संसद जो है यानी पार्लियामेंट है जिसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद जो है कानून द्वारा यानी विधि द्वारा एक से अधिक ऐसे लिख दीजिए, एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों के लिए
राज्यों के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। संसद जो है कानून बनाकर, विधि बनाकर आर्टिकल 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट बना सकती है। ठीक, ये भी बात, चलिए अच्छी बात है। तो भाई साहब अभी बता दीजिए वर्तमान टाइम में कितने हैं आपके हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट की संख्या भी वर्तमान टाइम में है 25। अब आया 22, 23, 24, बता दीजिए सर। 22वां हाईकोर्ट, 23वां हाईकोर्ट, 24वां हाईकोर्ट है ना, 25वां हाईकोर्ट, ये भी आप कह दीजिए कौन कौन है। तो देखिए तीनों जो है इसको आप याद कीजिएगा, MMT, मेघमणिपुरा, मेघमणिपुरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तीनों में से, दोनों में से जो याद करना है। MMT याद कीजिए, लेकिन MMT में कंफ्यूजन हो जाएगी, M वाला कौन सा था, M से तो 2 होगा, मेघमणि, तो आप मेघमणिपुरा याद रखिएगा, मेघमणिपुरा। मेघ मतलब होता है मेघालय, मेघालय बना था 2013 में, ठीक है, ये तीनों 2013 में बनेंगे। मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, और पूरा माने त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये 2013, ये भी 2013। तो 2013 में 3 हाईकोर्ट बने, 22, 23, 24। अब आता है 25वां हाईकोर्ट कब बना। तो 25वां हाईकोर्ट है हैदराबाद, जिसका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का ये हाईकोर्ट है हैदराबाद, जिसका खंड, ये जो है सुनवाई जो होता है ना, जैसे झारखंड का हाईकोर्ट रांची में है ना, तो उसी तरह हैदराबाद, अमरावती। तो याद रखिएगा ये कब बना, 1 जनवरी 2019 को। अब सवाल उठता है कि ये क्यों बनाया गया। तो आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि 29वां जो राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। कौन सा बना था, तेलंगाना। कब बना था, तो 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में अभ्युदय हुआ था। लेकिन अगर आपसे यह भी पूछेगा कोई कि अभी वर्तमान टाइम में कितने राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर का तो चूंकि विलय हो गया, तो विलय होने के बाद अभी वर्तमान टाइम में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी यूटी हैं, या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। इतनी बातें आपको याद रखनी है। 2-3 चीज और यहां बता देते हैं। जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, मतलब मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इनकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति प्लस त्यागपत्र, ये दोनों काम कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। और त्यागपत्र भी किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। ये कितने टाइम तक बनते हैं, तो याद रख लीजिएगा 62 वर्ष तक का, उम्र 62 वर्ष तक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जब पद पर बनेंगे, चाहे 61 में बने चाहे 50 में बने, मैटर नहीं करता है, 62 साल तक ये रह सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु मत लगाइएगा। शपथ के दिलाएगा, भाई शपथ सबका होगा ना, तो शपथ दिलाएंगे गवर्नर साहब। राष्ट्रपति को इतना फुर्सत है कि हर हाईकोर्ट में जाके शपथ दिलाते रहे, तो गवर्नर शपथ दिलाता है। पैसा कितना मिलेगा, मेन चीज तो छूट रहा है, तो 2.5 लाख पर महीना, 2.5 लाख पर माह इनको पैसा मिलता है, यानी वेतन मिलता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इतना पैसा दिया जाता है। चलिए अब आते हैं आगे। क्यों ये बज जा रहा है सिरों, 1 मिनट। अगला झारखंड की कौन सी जनजाति बुनकर है ना। इसको भी थोड़ा सा मैं मिटा लूं। अच्छा चलिए यहाँ पे हो जाएगा। बुनकर जनजाति है आपका चिकबड़ाइक। कौन सा है, चिकबड़ाइक। चिकबड़ाइक बुनकर, बुनकर का मतलब समझिएगा, कपड़ा बुनना इनका पेशा है। मुख्य पेशा कह देगा कि क्या है भाई, तो मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना, कपड़ा बुनना। अच्छा एक बात बताइए, कपड़ा बुनना है चिकबड़ाइक, ये झारखंड की एक जनजाति है। अगर पूछ दिया कि जनजाति जो है टोटल है कितने, तो बोलिएगा 32 जनजाति हैं। कितने जनजाति है, 32। अब 32 जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, जनसंख्या, तो याद कीजिएगा 86,45,042 ये है। राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% इनका आपका लगभग आता है जनसंख्या। एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, हाँ 9 जैसा हो गया, रुक जाइए। 86,45,042, 26.2% अब बुनकर जनजाति है, चिकबड़ाइक, मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना। इनका मुख्य देवता कौन है, मुख्य देवता या प्रधान देवता है ना, तो सिंगबोंगा। अच्छा इनमें अखरा, जो अखरा जहाँ पे ये पंचायतें, ये मतलब क्या बोलते हैं, एक नृत्य वगैरह किया जाता है, या यूं कहें कि उनका एक रात में जो अखरा में जाके लोग मांदर वंदर बजाते हैं, है ना, अखरा में ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षण केंद्र कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि नृत्य वगैरह होते हैं वहाँ पे, है ना।
तो अखरा इनका नहीं होता है, अखरा इनका और पंचायत नहीं होता है। बेचारे लोग दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं, कहाँ से टाइम मिलेगा अखरा में जाने का या पंचायत। तो याद रखिएगा कौन सी ऐसी जनजाति, ये भी पूछ देगा, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका अखरा नहीं होता है और जिसका ग्राम पंचायत भी नहीं है, तो बता दीजिएगा चिक बड़ाई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मुझे फिर से मिटाने दीजिए एक बार और, है ना। और मैं अब 3 पॉइंट और बचे हैं, इनको ले लेता हूँ, मिटा दूँ इसको, एक बार मिटा दूँ। चलिए वीडियो को आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। अब समझिए 2 पॉइंट और बचे, 3 पॉइंट। टिस्को को चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से होती है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन, ये फ्री हिट देखने का बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन में सेट लगाइएगा, सेट में बड़ा मजा आ जाएगा कि सर ने ऐसे ऐसे बताया था, लेकिन ध्यानपूर्वक देखना समझना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया। टिस्को वाला में आते हैं। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पहले तो इसका स्थापना कब हुआ ये याद रखिएगा। स्थापना हुआ था 1907 में, 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ। कहाँ हुआ था, तो साक्ची में। कहाँ हुआ था, साक्ची में। साक्ची कहाँ है, अब इसका नाम क्या हो गया, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, पूछ देगा कौन जिला में है। जमशेदपुर को जिला उला नहीं है तो कह दीजिएगा ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम इसका मुख्यालय भी है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, है ना। पूर्वी सिंहभूम में आपका साक्ची कौन नदी किनारे है ना, स्वर्णरेखा और खरकाई। ये जो है आपका स्वर्णरेखा प्लस खरकाई, इसके संगम पर, या ये कहिए कि दोनों नदी है, वहीं पे आपका है टिस्को। टिस्को को पानी की प्राप्ति यहीं से हो जाती है। चलिए अब क्वेश्चन में यह है कि टिस्को को चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से होती है। एक चीज और याद रखिएगा, 1907 में स्थापना हुआ था, तो यहां इसको क्या बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी लौह और इस्पात संयंत्र, है ना। भारत का बड़ा और प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था, तो यही था। भारत का प्रथम और बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था, तो ये टिस्को। अब समझिएगा यहाँ पे लोहे का उत्पादन, लोहे का प्रोडक्शन, उत्पादन, ये हुआ था 1911 ईस्वी से, और 3 साल बाद मतलब इस्पात, स्टील, इस्पात का उत्पादन कब हुआ, तो 1914। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। मेरा ये पॉइंट था कि टिस्को को चूना पत्थर की प्राप्ति, तो ध्यान दीजिएगा चूना पत्थर और डोलोमाइट भी, ये भी दोनों याद रखिएगा। डोलोमाइट इन दोनों की प्राप्ति होती है ये उड़ीसा में। उड़ीसा के एक पंपोस जगह है, पाम्पोस है ना, पाम्पोस ऐसे ही कोई का नाम है, उड़ीसा का पाम्पोस एक जगह है, वहीं से इसको प्राप्ति होता है क्या, टिस्को को चूना पत्थर। अब आइए झारखंड की दूसरी ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। ये बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न है, सबसे पहले समझिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, जेपीएससी में पूछ दिया था कि बताइए झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो उसका ऊंचाई में फीट बताइए, मतलब ऊंचाई कितने फीट का है, तो ये पूछा था। तो देखिए यहाँ पे झारखंड की दूसरी ऊंचाई पर स्थित, मतलब सेकंड पूछा है, तो यह है हुंडरू। कौन सा है, हुंडरू जो है वो 98 मीटर है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 321.5 फीट, या कह दीजिए 322 फीट रफली, है ना, इतनी ऊंची है। अब इसको बनाता कौन है, तो बनाता है स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी, ये तो आ गया स्वर्णरेखा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वर्णरेखा नदी देखिए उधर भी जाती है, क्या नाम है उसका, ये साक्ची जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी जैसी आए तो स्वर्णरेखा, स्वर्ण माने सोना, इसकी रेत में, इन नदिया का रेत जब बालू में जाइएगा ना तो रेत में सोना पाया जाता है, सोना का अंश कह लीजिए, सोना पाया जाता है, ठीक। इसके नदी की रेत में सोना पाया जाता है। इस निकलती किधर से है, तो रांची के नगड़ी से निकलती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा लेती है, मतलब स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा इतनी बात। तो हुंडरू हो गया 398 मीटर या 321.5 फीट या 322 फीट। कौन सी नदी बनाती है, स्वर्णरेखा नदी। अब ये पूछेगा हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में कह दीजिएगा। कहाँ है, रांची में। रांची को बोलते हैं जलप्रपातों का शहर, क्यों बोलते हैं, वहां एक 10th फॉल है, 10 गो जलप्रपात उसमें दिखेगा, 10 धारा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 धारा, वो 10 गो तो अपने ही है, बाकी तो हुंडरू बहुत सारे हैं। चलिए पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में, इसमें गलती नहीं कीजिएगा ना, ये पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। अब इसको बताइए तो आप लोग कौन से जिले में है, मुझे एक बार बता दीजिए, पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है ना।
पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो देखिए पलामू नाम जरूर है लेकिन ये है लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। देखिए नाम जरूर दिया पलामू वन्यजीव अभयारण्य, वो है कहाँ? लातेहार में। 17 जुलाई 1976 को, ये डेट याद रख लीजिएगा, 17 जुलाई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका अगर पूछ दिया कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में, तो 794.33 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद ये रखना है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य, हाथी और सांभर वगैरह यहाँ मिलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य तो यही है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। और वन्यजीव अभयारण्य से जेपीएससी में इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये था सेशन। और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर ये सीरीज यानी ये फ्री हिट आपको पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जैसा सर ने कहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसका सीरीज लगातार अब लाऊं। क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम सीजीएल मतलब नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरा रहा है, सीजीएल है, फिर अभी बहुत सारे वैकेंसी लगातार आने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज लगातार चलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को देखिए। बाकी कहीं कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।